हेलो स्टूडेंट, मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ अपना यूट्यूब चैनल डिप्लोमा लेक्चर में। तो अब तक सॉइल मैकेनिक्स में हमने चैप्टर नंबर 3 में पार्ट 2 जिसमें हमने डिस्कस किया था कि सबसे पहले तो हमने डिस्कस किया कि पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, कितने प्रकार से हम करते हैं। उसमें दो हमने पढ़ा था, क्या सीव एनालिसिस और सेडिमेंटेशन एनालिसिस, और उसमें हमने पढ़ा था स्टोक्स लॉ, एजम्पशंस ऑफ स्टोक्स लॉ, इन सब के बारे में हमने उसमें पढ़ा था। फिर हमने पार्ट सेकंड में जो पढ़ा उसमें पढ़ा कि पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या होता है, कुछ जैसे कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी था, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर था, इन सब के बारे में हमने पार्ट 2 में पढ़ा। अगर अभी तक हमारे पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड को आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, आप वहां से प्लेलिस्ट ओपन करके उसको देख सकते हैं या फिर आई बटन पर क्लिक करके हमारे उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे अटरबर्ग्स लिमिट के बारे में। ठीक है, अटरबर्ग्स लिमिट क्या होती हैं, कौन कौन सी अटरबर्ग्स लिमिट होती हैं, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिप्लोमा लेक्चर में। अब हम शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। क्या चल रहा था, चैप्टर नंबर 3 चल रहा था जिसमें हम पढ़े थे क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉइल पढ़ रहे थे। उसमें आज हम बात करेंगे अटरबर्ग लिमिट के बारे में। अटरबर्ग लिमिट कौन कौन सी होती हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो पहले देखते हैं कि अटरबर्ग लिमिट क्या होती हैं। इनको अटरबर्ग लिमिट को हम कंसिस्टेंसी लिमिट भी कहते हैं। ठीक है, अटरबर्ग लिमिट को कंसिस्टेंसी लिमिट भी कहते हैं, कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल, या फिर जिसको हम सॉइल कंसिस्टेंसी या फिर अटरबर्ग लिमिट हम कह देते हैं। तो क्या होता है ये कि कोई भी सूक्ष्म कण फाइन ग्रेन सॉइल है, फाइन ग्रेन सॉइल में क्या करते हैं, जब हम पानी मिलाते हैं तो उसके आयतन में परिवर्तन होता है। उसके आयतन में जो परिवर्तन होता है, जिस लिमिट के बाद परिवर्तन होता है, वही क्या कहलाती है, उस सॉइल की, फाइन ग्रेन सॉइल की सॉइल कंसिस्टेंसी या फिर उसी लिमिट को अटरबर्ग लिमिट हम कहते हैं। ठीक है, तो ये बात हुई अटरबर्ग लिमिट की कि अटरबर्ग लिमिट या फिर सॉइल कंसिस्टेंसी क्या होती है। इसको हम थोड़ा लिख लेते हैं जिससे कि आपको नोट्स करने में आसानी हो जाए, आप भी हमारे साथ साथ लिखते चलिए। ठीक, तो क्या बात करते हैं हम, सॉइल कंसिस्टेंसी और अटरबर्ग लिमिट। ये क्या होता है, इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसकी डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं कि स्वीडन के एक वैज्ञानिक थे, मृदा वैज्ञानिक, मतलब कि सॉइल इंजीनियर थे, जिन्होंने इसकी खोज की थी कि सॉइल कंसिस्टेंसी क्या होती है। उनका नाम क्या था, अटरबर्ग। उन्हीं के नाम पे इसका नाम पड़ा अटरबर्ग लिमिट। ठीक है, जो वैज्ञानिक थे, स्वीडन के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने अटरबर्ग लिमिट या फिर सॉइल कंसिस्टेंसी के बारे में जानकारी दी, बताया कि कैसे क्या चीज़ होती है, जो अभी हम आपको बताएंगे। तो उन्हीं के नाम पे इसको हम अटरबर्ग लिमिट कह देते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होती है उसके बारे में अब हम देख लेते हैं कि अटरबर्ग लिमिट कहते किसको हैं। अगर हमारे पास आ गया, जैसे आपसे पूछ लिया गया कि अटरबर्ग लिमिट क्या होती है, अगर आपसे कोई पूछेगा नॉर्मली तो आप तो ऐसे नॉर्मल जो लैंग्वेज होती है, बोलने की लैंग्वेज, बोल चाल की लैंग्वेज में आप तो बता देंगे, लेकिन अगर आपको लिखना हुआ तो आप लिखेंगे कैसे, वो चीज़ अब हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो मृदा के बारे में जानकारी सर्वप्रथम स्वीडन के वैज्ञानिक, स्वीडन एक देश है, स्वीडन के मृदा वैज्ञानिक, ठीक है, क्या स्वीडन के मृदा वैज्ञानिक अटरबर्ग अटरबर्ग ने 1911 में दी थी।
ठीक है। क्या किया कि स्वीडन के मृदा वैज्ञानिक थे कौन, अटरबर्ग, इन्होंने 1911 में मृदा के बारे में जानकारी बताई। उन्होंने क्या कहा मृदा के बारे में बताया कि सॉइल का इसकी कंसिस्टेंसी ऐसे होती है, ये इतनी मतलब कि इसमें इतना पानी डालेंगे तो ये इतना फूलेगा, ऐसे मतलब कि जानकारी दी। अब हमारे पास क्या था कि इन्होंने जो लिमिट बनाई उसको क्या नाम दिया, अटरबर्ग लिमिट या फिर सॉइल कंसिस्टेंसी। तो वो चीज़ क्या होती है अब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे आप सभी से, ठीक है। तो अब नेक्स्ट लाइन क्या हो जाएगी हमारी, नेक्स्ट लाइन हमारी हो जाएगी कि सूक्ष्म कण वाली मृदाओं की सूक्ष्म कण वाली मृदाओं की पानी की मात्रा बदलने पर, पानी की मात्रा बदलने पर, ठीक है, जब क्या करेंगे पानी की मात्रा बदलेंगे मिट्टी में तो क्या होगा उसके आयतन में कमी आएगी, ठीक है। पानी की मात्रा बदलने पर आने वाले व्यवहार परिवर्तन, आने वाले आयतन ही नहीं कई चीज़ों में उसके परिवर्तन होता है वो भी हम बात करेंगे। आने वाले व्यवहार परिवर्तन इसलिए बोला जा रहा है क्या, व्यवहार परिवर्तन, व्यवहार व्यवहार परिवर्तन को अटरबर्ग सीमा या सॉइल कंसिस्टेंसी मीन्स क्या हो जाएगा, मृदा सघनता, मृदा की सघनता कहते हैं, ठीक है। ये क्या हुई, इसकी डेफिनेशन हो गई कि सूक्ष्म कण वाली, यहाँ पे फाइन ग्रेन सॉइल की बात हो रही है, कोर्स ग्रेन सॉइल की बात नहीं हो रही। ये जो अटरबर्ग लिमिट है ये केवल फाइन ग्रेन सॉइल के लिए लागू होता है, कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए ये लागू नहीं होता है। तो इन्होंने पहले ही बता दिया कि फाइन ग्रेन सॉइल के फाइन ग्रेन वाली मृदाओं की पानी की मात्रा बदलने पर, जब क्या करेंगे पानी की मात्रा पहले क्या करते हैं कोई सॉइल सैंपल लेंगे उसमें क्या करेंगे पहले कम पानी डालेंगे तो उसमें परिवर्तन जो आएगा वो होगा। जब उसमें और अधिक पानी डालेंगे तो उसमें जो पहले वाला पानी डालते थे उसकी तुलना में कुछ और चेंजिंग आएगी दूसरे वाले में, अगर जब हम अधिक पानी डालेंगे, ठीक है। तो अगर पानी की मात्रा बदलने पर आने वाले व्यवहार परिवर्तन को अटरबर्ग की सीमाएं या फिर मृदा कंसिस्टेंसी या फिर मृदा सघनता कहते हैं। ये क्या हुई, डेफिनेशन हुई अटरबर्ग लिमिट की। अब क्या करते हैं कि मृदा की इस गुण के कारण जो मृदा की सघनता होती है, सॉइल कंसिस्टेंसी होती है, ये एक तरह का क्या है, प्रॉपर्टी है, सॉइल की प्रॉपर्टी होती है सघन होना, ठीक है। ये सॉइल कंसिस्टेंसी ये एक तरह के ये क्या है, एक तरह की सॉइल की प्रॉपर्टी होती है। इसके बेसिस पे क्या करते हैं हम सॉइल को एक अपने इच्छा अनुसार किसी भी आकार में हम बना सकते हैं, सॉइल को आकार दे सकते हैं। जैसे आप मूर्ति बनाते हुए देखे होंगे, कई जब आप छोटे बचपन में रहे होंगे तो आप मिट्टी के घर बनाते थे, ठीक है। तो मिट्टी के घर बनाते थे, वो कैसे बनता था, क्योंकि आप वहाँ पे नहीं जानते थे कंसिस्टेंसी, ये सब कुछ नहीं जानते थे, बस आप जानते थे हाँ इतना पानी मिलाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा गीला नहीं होगा, बहुत ज़्यादा सूखा भी नहीं रहेगा और बन जाएगा। तो वही उसकी कंसिस्टेंसी कहलाती है, ठीक। कितना सघन है वो, कितना वो इच्छित आकार में ढालने के लिए कितना सूटेबल है, वही उसकी क्या कहलाती है, कंसिस्टेंसी कहलाती है। ये एक तरह की प्रॉपर्टी होती है। इस प्रॉपर्टी की बेसिस पे हम सॉइल को इच्छित आकार दे सकते हैं, ये कहने का मतलब है इसका। और क्या, ये कंसिस्टेंसी जो होती है ये क्या होती है, डिग्री ऑफ कोहेजन के बारे में बताती है, जो संसंजन की मात्रा होती है, ठीक है। जो सॉइल में संसंजन की मात्रा कोहेजन लेस, ठीक है। और कोहेजन जो कोहेसिव सॉइल होती है और कोहेजन लेस सॉइल होती है, ठीक। कोहेसिव सॉइल और एडहेसिव सॉइल दो तरह की सॉइल हमारी होती है। तो ये जो होती है सॉइल कंसिस्टेंसी ये हमारी किसके बारे में बताती है,
डिग्री ऑफ कोहेजन के बारे में बताती है, जो संसंजन की मात्रा होती है उसके बारे में बताती है कि कितना वो कोहेसिव सॉइल है। ये क्या होता है, हमारे कंसिस्टेंसी बताती है उस सॉइल की। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसमें पानी जो हम मिलाते हैं, क्या करते हैं, जब किसी भी सॉइल सैंपल में हम क्या करते हैं, हम पानी मिलाते हैं, तो उसके आधार पर 4 सीमाएं निर्धारित किया कि किसने, ये हमारे अटरबर्ग साहब ने निर्धारित किया 4 सीमाएं। वो सीमाएं कौन कौन सी होती हैं उसकी बात कर लेते हैं। 4 अवस्थाएं होती हैं, ठीक है, सॉरी 4 सीमाएं, 4 अवस्थाओं में इन्होंने सॉइल को डिवाइड किया है। कौन कौन सी अवस्थाएं हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। ठीक, हम क्या बता सकते हैं, मृदा में उपस्थित जल की मात्रा, जो वाटर है सॉइल में, जो प्रेजेंट वाटर है, उस वाटर के बेसिस पे 4 अवस्थाएं निर्धारित की गई हैं। इन अवस्थाओं को निर्धारित करने वाले कौन है, अटरबर्ग साहब, जो स्वीडन के सॉइल साइंटिस्ट ही बोल सकते हैं या फिर सॉइल इंजीनियर बोल सकते हैं थे। उन्होंने मृदा, हम क्या रखते हैं, मृदा में उपस्थित जल की मात्रा के आधार पर मृदा की 4 अवस्थाएं निर्धारित की गई हैं। कौन कौन सी अवस्था है, पहली अवस्था की बात करते हैं तो क्या होती है, वो सॉलिड स्टेट, मतलब कि ठोस अवस्था। नेक्स्ट क्या आती है, नेक्स्ट जो हमारी आती है ये सेमी सॉलिड अवस्था, मतलब अर्ध ठोस, अर्ध ठोस अवस्था, सेमी सॉलिड स्टेट। थर्ड नंबर क्या आती है, थर्ड नंबर जो आती है ये सुघट्ट अवस्था, मतलब कि प्लास्टिक स्टेट। क्या, प्लास्टिक स्टेट। नेक्स्ट क्या आती है, सॉरी थर्ड ये रहेगा, थर्ड और ये फोर्थ, ये द्रव अवस्था, इसको बोल सकते हैं लिक्विड लिमिट, लिक्विड स्टेट, सॉरी लिक्विड स्टेट। ये 4 अवस्थाओं में उन्होंने सॉइल को डिवाइड किया है। अब इन अवस्थाओं को समझने के लिए हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, उस ग्राफ से हम क्या करते हैं, इन अवस्थाओं के बारे में समझते हैं। वो ग्राफ किसके किसके बीच में होगा, वो ग्राफ जो होगा टोटल वॉल्यूम ऑफ मास, जो हमारे सॉइल सैंपल का टोटल वॉल्यूम है दिया गया है, पूर्ण पूर्ण आयतन, संपूर्ण आयतन बोल सकते हैं दिया गया है, जितना हम सॉइल सैंपल ले रहे हैं। और किसके बीच में, वाटर कंटेंट, क्या करें हम वाटर मिला रहे हैं किसमें, सॉइल में, तब उसकी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। उनके बेसिस पे 4 पार्टों में अवस्थाएं, 4 अवस्थाएं डिवाइड की गई। तो हम इन दोनों के बीच में एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इस पे हमारा टोटल वॉल्यूम हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम, इधर वाटर कंटेंट, ठीक है, जलांश इसको लिख सकते हैं, जलांश, ये क्या होगा, परसेंटेज में हमारा होगा। अब क्या करेंगे, 4 अवस्थाएं डिवाइड की गई हैं, मतलब कि पहले हम बना लेते हैं फिर आपको अच्छे से समझाते हैं।
ठीक है, ये हो गई हमारी 4 अवस्थाएं। ठीक है, आई होप कि आपको दिख रहा होगा। हाँ ठीक है, ये थोड़ा सा इधर नहीं दिख रहा तो इसको हम ठीक है, अब आई होप कि आपको क्लियर दिख रहा होगा। हाँ ठीक है, तो 4 अवस्थाएं होती हैं। पहली कौन सी अवस्था? सॉलिड स्टेट। दूसरी कौन सी अवस्था होती है? जिसको हम बोलते हैं सेमी सॉलिड स्टेट। सेमी सॉलिड स्टेट। नेक्स्ट कौन सी हमारी स्टेट आती है? जो हमारी होती है प्लास्टिक स्टेट। क्या? प्लास्टिक स्टेट। और लास्ट हमारे क्या आते हैं? लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट। अब इनके बारे में हम बात करते हैं। आप देख रहे हैं कि इनके बीच में 3 सीमाएं बन रही, 3 बॉर्डर बन रहे हैं। जैसे एक देश से दूसरे देश के बीच में क्या होती है? एक बॉर्डर होती है। मतलब 4 देश हैं तो 3 बॉर्डर्स होंगे। कितने? 3 बॉर्डर्स होंगे। तो यहाँ पे 3 बॉर्डर्स बन रहे हैं। कौन कौन से? इसको क्या बोलते हैं हम? श्रिंकेज लिमिट। लिमिट, यहाँ पे बॉर्डर का मतलब क्या? लिमिट से है। बॉर्डर का मतलब जो है यहाँ पे लिमिट से है। कौन से लिमिट? अटरबर्ग लिमिट से। ठीक है, तो इसको हम श्रिंकेज लिमिट, इस जो बॉर्डर है इस बॉर्डर को हम श्रिंकेज लिमिट बोल देते हैं। क्या? श्रिंकेज लिमिट, जिसको हम WS से प्रदर्शित करते हैं। किससे? WS से। और ये जो सेमी सॉलिड स्टेट और प्लास्टिक स्टेट के बीच की लिमिट है, इसको हम प्लास्टिक लिमिट, इस बॉर्डर को क्या हम प्लास्टिक लिमिट बोलते हैं। और प्लास्टिक स्टेट और लिक्विड स्टेट के बीच की जो लिमिट होती है, बॉर्डर है, उसको क्या हम लिक्विड लिमिट बोल देते हैं। अब बात करते हैं कि सॉलिड स्टेट, सेमी सॉलिड स्टेट और क्या? प्लास्टिक स्टेट, लिक्विड स्टेट, ये क्या होती है इनके बारे में। जैसे मान लेते हैं आप सॉइल सैंपल लीजिए, एक गिलास लीजिए, उसमें कोई भी आप फाइन ग्रेन सॉइल लेके आइए। फाइन ग्रेन सॉइल होना चाहिए, ध्यान दीजिए, कोर्स ग्रेन सॉइल नहीं होना चाहिए। कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए वो नहीं, ये जो है कंसिस्टेंसी, ये कोर्स ग्रेन सॉइल में, क्योंकि कोर्स ग्रेन सॉइल जो होता है वो हमारा कोहेजन लेस होता है, इसलिए कंसिस्टेंसी कोर्स ग्रेन सॉइल में नहीं होती है। सॉरी, वो केवल फाइन ग्रेन सॉइल में ही होती है। तो फाइन ग्रेन सॉइल ले आइए एक गिलास में, गिलास में क्या कीजिए? पानी डालिए। पानी डालेंगे तो क्या होगा? कुछ देर उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो वाइट्स हैं उस वाइट्स में पानी जाएगा तो उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो उसको हम सॉलिड स्टेट कहते हैं। क्या? सॉलिड स्टेट। ठीक है, धीरे धीरे जब वो पूरा भर जाएगा तो वो सेमी सॉलिड स्टेट में चला जाएगा। फिर जब उसमें डालेंगे तो वो एक ऐसे स्टेज में चला जाएगा कि उसको हम किसी भी आकार में ढाल सकते हैं। जैसे आप आटा गूंथते हैं, आप जाहिर सी बात है रूम लेके रहते होंगे तो वहाँ पे आप आटा जरूर गूंथते होंगे। तो आटा, जब आटे में पानी डालते हैं, एक बार डालेंगे तो उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो वो सॉलिड स्टेट हो जाएगा। फिर सेमी सॉलिड स्टेट, धीरे धीरे वो परिवर्तन होना चेंज होगा उसके आयतन में, तो वो सेमी सॉलिड। और एक टाइम ऐसा आता है जब आप उसमें पानी मिलाते हैं तो वो अच्छे से गूंथ उठता है और रोटी बनाने के लायक हो जाता है। मतलब कि किसी भी आप रोटी बनाना चाहे तो रोटी बना ले, पूड़ी बनाना चाहे तो पूड़ी बना ले, जो भी आप बनाना चाहें तो वो उस आकार में वो बन जाता है। तो वो लिमिट जो होती है, वो स्टेट जो होती है, वो प्लास्टिक स्टेट कहलाती है। ऐसी स्टेट जिसमें क्या करते हैं हम कि जिस स्टेट में होने के बाद उसको हम इच्छित आकार में ढाल सकते हैं, अपने उसको सूटेबल आकार में, जिसमें हमारा मन कहे, जिसमें आपका मन कहे, जिसमें आपकी इच्छा, उस आकार में डाल सकते हैं, तो वो प्लास्टिक स्टेट कहलाती है। और जब उसमें पानी अधिक हो जाएगा तो वो लिक्विड स्टेट, मतलब बहने लगेगा। ठीक है, अगर अभी आप आटा का गूंथ रहे हैं, आटे में का पानी ज़्यादा डालिए तो क्या होता है? बहने लगता है। फिर आपको आटा एक्स्ट्रा लेना पड़ता है, फिर आपको अच्छे से गूंथना पड़ता है ताकि वो प्लास्टिक स्टेट में हो जाए। जिस आकार में हम चाहें उस आकार में उसको डालते हैं, तो वो हमारी प्लास्टिक स्टेट। आई होप कि ये चारों स्टेट आपको समझ में आई होगी। क्या? सॉलिड स्टेट, सेमी सॉलिड स्टेट, प्लास्टिक स्टेट और लिक्विड स्टेट, ये 4 स्टेट होती है। इन 4 स्टेट्स के बीच में हमारी 3 बॉर्डर्स हैं और इन 3 बॉर्डर्स को हम अटरबर्ग लिमिट कहते हैं। पहली क्या है? हमारी श्रिंकेज लिमिट होती है, दूसरी प्लास्टिक लिमिट होती है
और तीसरी लिक्विड लिमिट होती है। अब श्रिंकेज लिमिट की डेफिनेशन अगर आप बताना चाहें तो बहुत आसान, बहुत इजी वे में आप बता सकते हैं कि सॉलिड स्टेट और सेमी सॉलिड स्टेट के बीच की लिमिट को श्रिंकेज लिमिट कहते हैं। फिर सेम ऐसे ही सेमी सॉलिड स्टेट और प्लास्टिक स्टेट के बीच की लिमिट को प्लास्टिक लिमिट कहते हैं। और फिर प्लास्टिक स्टेट और लिक्विड स्टेट के बीच की लिमिट को क्या कहते हैं? लिक्विड लिमिट कहते हैं। ये आपकी 7 डेफिनेशन यहाँ पे हमने बता दी। आप चाहे तो इसको खुद से लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी। ठीक है, अगर एक एक चीज़ लिखेंगे, हम शॉर्ट में भी सारी चीज़ें यहाँ पे लिख देंगे तो आपको वो अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक, इन तीनों लिमिट्स की डेफिनेशन हम यहाँ पे लिख देते हैं। स्टेट की डेफिनेशन आप खुद से लिख लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये ग्राफ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर ग्राफ आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, जिससे उनको भी फ़ायदा हो सके। और अपने जूनियर्स को भी बताइए कि हमारे चैनल पर थर्ड सेमेस्टर की क्लासेज अवेलेबल, हम वहाँ से पढ़ सकते हैं। थर्ड सेमेस्टर का जैसे सोम हुआ, सीटी हुआ, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हुआ, इन सब की वीडियोज हमारे चैनल पर अवेलेबल है, वहाँ से वो पढ़ सकते हैं अच्छे से। ठीक, हम चलते हैं आगे। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए। अब हम बात करते हैं किसकी? पहले श्रिंकेज लिमिट की। जिसको हम WS से प्रदर्शित करते हैं। श्रिंकेज लिमिट को हिंदी में क्या बोल देते हैं हम? श्रिंकेज लिमिट को बोलते हैं हम संकुचन सीमा। क्या? संकुचन सीमा। श्रिंकेज लिमिट को संकुचन सीमा बोलते हैं। तो जल की वह अधिकतम मात्रा, संकुचन सीमा क्या हो जाएगी? जल की वह अधिकतम मात्रा जिस पर यदि, क्या करते हैं? जिस पर यदि पुनः मृदा से जल निकाल लिया जाए या कम कर दिया जाए तो उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं आता है। क्या सीधा सीधा क्या कह रहा कि जल की वह मात्रा, किसी मृदा में जल की वह मात्रा जो यदि अगर उस मृदा में से उस पानी को निकाल लिया जाए तो उसके आयतन में, उस सॉइल के आयतन में, उस मृदा के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो ये हमारी श्रिंकेज लिमिट कहलाती है। क्या? श्रिंकेज लिमिट कहलाती है। या फिर नेक्स्ट लिख सकते हैं, या ठोस अवस्था तथा अर्ध ठोस अवस्था के बीच की सीमा होती है। हाँ, डेफिनेशन अब हम लिखते हैं डेफिनेशन। क्या? यह जल की वह मात्रा है जिस पर यदि पुनः मृदा से जल निकाल लिया जाए तो उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं आता है। श्रिंकेज लिमिट कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं? या फिर ठोस तथा अर्ध ठोस अवस्था के बीच की सीमा को संकुचन सीमा
कहते हैं, ठीक है, संकुचन सीमा कहते हैं। और एक लाइन अगर इसमें लिखना चाहे तो वो भी लिख सकते हैं, या जल की वह न्यूनतम मात्रा है जिस पर यह मृदा अभी भी पूर्ण संतृप्त अवस्था में है, या जल की वह न्यूनतम मात्रा है जिस पर मृदा अभी भी पूर्ण संतृप्त अवस्था में है। ठीक है, तो ये क्या हुई, श्रिंकेज लिमिट के बारे में हुई कुछ बातें। क्या करा कि श्रिंकेज लिमिट क्या होता है, यह जल की वह मात्रा है जिस पर यदि मृदा से पुनः जल निकाल लिया जाए तो उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, ये हुई इसकी डेफिनेशन। नेक्स्ट लाइन क्या कहता है, ठोस अवस्था तथा अर्ध ठोस अवस्था के बीच की सीमा को संकुचन सीमा कहते हैं, ये भी हम लिख सकते हैं। एक लाइन क्या आती है नेक्स्ट, यह जल की वह न्यूनतम मात्रा है जिस पर मृदा अभी भी पूर्ण संतृप्त अवस्था में होती है। ठीक है, ये क्या हुए, श्रिंकेज लिमिट हुई। श्रिंकेज लिमिट क्या होता है, आई होप आपको अब समझ में अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसके बारे में, प्लास्टिक लिमिट के बारे में। ठीक है, प्लास्टिक लिमिट क्या होता है उसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, एक मिनट रुकिए, हम लिख के फिर आपको समझाते हैं, नहीं तो अभी ऐसे लिखेंगे वीडियो चलते हुए तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, वीडियो लंबी हो जाएगी और बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए हम रोक के लिख के फिर आपको समझाते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं किसके बारे में, प्लास्टिक लिमिट के बारे में, जिसको हम सुघट्यता सीमा कहते हैं। क्या, सुघट्यता सीमा। अब देखते हैं कि प्लास्टिक लिमिट क्या होता है। ठीक है, क्या प्लास्टिक लिमिट क्या होती है, डेफिनेशन आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। इसमें क्या करें डेफिनेशन कि सुघट्य और अर्ध ठोस अवस्था के बीच, मतलब प्लास्टिक एंड सेमी सॉलिड के बीच की जो सीमा होती है उसको क्या बोलते हैं, हम सुघट्यता सीमा बोल देते हैं, या फिर प्लास्टिक लिमिट बोल देते हैं। इसको क्या करते हैं हम WP से इसको WP से हम प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट एक दूसरी डेफिनेशन लिखी गई है कि मृदा में जलांश की वह मात्रा जिस पर लगभग 3 mm का धागा रोल करने पर वह टूटना आरंभ हो जाए उसको सुघट्यता सीमा या फिर प्लास्टिक लिमिट कहते हैं। क्या करा कि धागा रोल करने पर, जैसे क्या किया हमने, कोई मिट्टी लिया, थोड़ी सी मिट्टी हमने ले ली, मिट्टी लेने के बाद उसमें इतना पानी मिलाएं कि जब उसको 3 mm, जैसे ये ऐसे रोल करने पर वो 3 mm का धागा बन जाने के बाद वो टूटना आरंभ कर देते। मानते ये 3 mm का बन गया, हमने ऐसे रोल किया 3 mm का बन गया। अब जैसे हमने एक बार इस पर किया वो टूटना आरंभ हो जाए, तो वहां तक की जो लिमिट होती है, वो जितना पानी मिलाने पर वो टूटना आरंभ कर गया, वही उसकी क्या कहलाती है, प्लास्टिक लिमिट कहलाती है। तो ये क्या हुई, प्लास्टिक लिमिट की बात हुई। सेम इसी तरह हमारा क्या लिक्विड लिमिट होता है। द्रव तथा सुघट्य अवस्था के बीच की सीमा को लिक्विड लिमिट कहते हैं। ठीक है, यह जल की वह न्यूनतम मात्रा है जिस पर द्रव अब भी द्रव अवस्था में है लेकिन उसमें अपरूपण प्रतिरोध है। ठीक है, लेकिन उसमें कुछ अपरूपण प्रतिरोध है जिसको उपलब्ध मानक उपकरणों से मापा जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या हुई, तीनों की बात हुई। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सेम ऐसे ही क्या लिक्विड लिमिट की भी, यहीं पे हम इसको अगर हम बनाते हैं लिक्विड लिमिट, इसको बना देते हैं और ये लाइन हम पूरा हटा देते हैं। बस ये होगी क्या डेफिनेशन, किसकी, द्रव सीमा की, लिक्विड स्टेज की डेफिनेशन हो गई।
कि सुघट्य तथा द्रव अवस्था प्लास्टिक एवं लिक्विड स्टेट के बीच की सीमा को द्रव सीमा कहते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि लिक्विड स्टेट हो गया, प्लास्टिक स्टेट, इसके बीच की जो बॉर्डर है उसको हम लिक्विड लिमिट कहते हैं। और प्लास्टिक लिमिट और सेमी सॉलिड स्टेट, सॉरी प्लास्टिक स्टेट और सेमी सॉलिड स्टेट के बीच की सीमा को हम प्लास्टिक लिमिट कह दे रहे हैं। और सॉलिड स्टेट और सेमी सॉलिड स्टेट के बीच की सीमा को क्या, श्रिंकेज लिमिट कह दे रहे हैं। तो ये क्या होगी, तीनों लिमिट्स की बात होगी, ठीक है। अब इनसे कुछ इंडेक्स हैं, सूचकांक कुछ निर्धारित किए गए, उन सूचकांक की बात अब हम कर लेते हैं कि वो कौन कौन से सूचकांक होते हैं। अभी ये कैसे हम लिक्विड लिमिट ज्ञात करते हैं, कैसे श्रिंकेज लिमिट ज्ञात करते हैं और कैसे प्लास्टिक लिमिट ज्ञात करते हैं, इनको ज्ञात करने के लिए आपके टेस्ट दिए गए हैं। आगे हम टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे इनको हम टेस्ट करते हैं कि हाँ लिक्विड लिमिट कितना, हम इसमें पानी मिलाएं तो ये इस स्टेट में रहेगा, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल हम पढ़ेंगे किसके बारे में, इंडेक्स के बारे में, जो हमारा क्या है, प्लास्टिक इंडेक्स है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स है, फ्लो इंडेक्स है, इन सब के बारे में भी हम बात करेंगे। इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, प्लास्टिसिटी इंडेक्स के बारे में। पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, सुघट्यता सूचकांक। प्लास्टिसिटी इंडेक्स, द्रव सीमा तथा सुघट्यता सीमा, मतलब लिक्विड लिमिट तथा प्लास्टिक लिमिट, ठीक है, के बीच का आंकिक अंतर, जो न्यूमेरिकल अंतर होता है, न्यूमेरिकली जो डिफ्रेंसिएशन मतलब क्या डिफरेंट होता है, मतलब कि किसके बीच का, सुघट्यता, द्रव सीमा तथा सुघट्यता सीमा, मतलब कि द्रव सीमा WL माइनस WP। ये अगर हम प्लास्टिसिटी इंडेक्स को IP से डिनोट करते हैं तो ये हमारी इसकी क्या डेफिनेशन हो जाएगी, डेफिनेशन भी हो गई है, इसकी परिभाषा भी यही हो गई, ठीक है। क्या हो गई कि द्रव सीमा तथा सुघट्यता सीमा के बीच आंकिक अंतर, मतलब न्यूमेरिकल डिफरेंस को क्या बोल देते हैं हम, सुघट्यता सूचकांक, प्लास्टिसिटी इंडेक्स बोल देते हैं। ऐसी मृदा जिसकी द्रव सीमा या सुघट्यता सीमा ना निकाली जा सके वह नॉन प्लास्टिक सॉइल कहलाती है, ठीक है। जिसकी द्रव सीमा या फिर सुघट्यता सीमा ना निकाली जा सके वह क्या कहते हैं, नॉन प्लास्टिक सॉइल कहते हैं उसको, असुघट्य असुघट्य मृदा कहते हैं। ये क्या हुई, किसके बारे में बात हुई, ये प्लास्टिसिटी इंडेक्स के बारे में बात हुई। इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे, IP बराबर WL माइनस WP। नेक्स्ट आता है फ्लो इंडेक्स। क्या, फ्लो इंडेक्स या फिर फ्लो कर्व, बात करते हैं पहले फ्लो कर्व की बात करते हैं, ठीक है। फ्लो कर्व की बात करते हैं कि जब जलांश को y एक्सिस तथा मानक दरार को भरने के लिए आवश्यक ग्लोज को x एक्सिस, इसके लिए फ्लो कर्व बनाने के लिए आगे पढ़ेंगे हम। आपके बुक में प्रैक्टिकल भी आपका होगा, आपके कॉलेज में कराया जाएगा प्रैक्टिकली, अगर प्रैक्टिकल होता होगा आपके कॉलेज में तो ये इसका आपको प्रैक्टिकल कराया जाएगा। क्या कह रहा है, वाटर कंटेंट को y एक्सिस, वाटर कंटेंट हो गया ये, और इस पे नंबर ऑफ ब्लोज, ये चीज आपको प्रैक्टिकल के बाद समझ में आएगा। जब हम आपको ये चीज निकालना बताएंगे कि प्लास्टिक लिमिट, आप जब आपको लिक्विड लिमिट हम निकालना बताएंगे तो वहां पे ये चीज आपको समझ में आएगा। तो अभी हम इसको छोड़ दे रहे हैं, ठीक, क्या फ्लो कर्व आपका यहाँ पे छोड़ दे रहे हैं। हाँ, हम आगे इसकी बात करेंगे, अभी आपको समझ में नहीं आएगी ये चीज। नेक्स्ट क्या आता है हमारा, टफनेस इंडेक्स, चीमड़पन, जिसको हम चीमड़पन बोल रहे हैं। टफनेस इंडेक्स मतलब चीमड़पन सूचकांक। ये क्या होता है, टफनेस इंडेक्स। टफनेस इंडेक्स को ITC,
प्रदर्शित करते हैं। IT बराबर क्या होता है, सुघट्यता सूचकांक व प्रवाह फ्लो इंडेक्स के अनुपात को, फ्लो इंडेक्स हमारा होता है, फ्लो कर्व द्वारा फ्लो इंडेक्स निकलता है। तो क्या कर रहा है कि जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स है IP तथा फ्लो इंडेक्स है IF के अनुपात को हम टफनेस इंडेक्स बोल देते हैं। ठीक है, ये क्या होता है हमारा टफनेस इंडेक्स कहलाता है। हाँ, क्या हुआ कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स तथा फ्लो इंडेक्स के अनुपात को टफनेस इंडेक्स हम कहते हैं। ये क्या हुआ, टफनेस इंडेक्स की बात हुई। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, नेक्स्ट हमारा आता है लिक्विडिटी इंडेक्स, मतलब कि द्रविकता सूचकांक, लिक्विडिटी इंडेक्स, जिसको हम IL से प्रदर्शित करते हैं। कहीं कहीं LL हो जाएगा और ये T, ठीक है। लिक्विडिटी इंडेक्स जैसे जो लिमिट है, क्या हमने बताया आपको, श्रिंकेज लिमिट, श्रिंकेज लिमिट हो गया, SL कहीं बोलते हैं ऐसे, फिर प्लास्टिक लिमिट हो गया, इसको PL बोलते हैं, और लिक्विड लिमिट को LL कहीं कहीं ऐसे लिखा जाता है, जबकि इसको हम WS, WP और WL से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो आपको घबराने की बात नहीं, ये चीज़ वही होता है। ठीक है, हाँ, तो हम बात करें लिक्विडिटी इंडेक्स। लिक्विडिटी इंडेक्स क्या होता है, मृदा का प्राकृतिक जलांश, जो उसका, जैसे कोई सॉइल हम लेके जब आते हैं, सॉइल में पहले से कुछ ना कुछ वाटर कंटेंट उसमें होता है, वो वाटर कंटेंट और सुघट्यता सीमा जो प्लास्टिक लिमिट होती है, मतलब कि अगर हम प्राकृतिक जो वाटर कंटेंट है उसको W से डिनोट करते हैं और लिक्विड लिमिट को WL से डिनोट करते हैं, तथा इन दोनों के अंतर तथा प्लास्टिसिटी इंडेक्स के अनुपात को हम क्या बोल देते हैं, लिक्विडिटी इंडेक्स बोल देते हैं। क्या मृदा के प्राकृतिक जलांश और सुघट्यता सीमा के अंतर व सुघट्यता सूचकांक के अनुपात को, क्या, प्राकृतिक जलांश, मृदा के प्राकृतिक जलांश तथा ये देखिए मिस्टेक हो गया, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, मृदा के प्राकृतिक जलांश तथा सुघट्यता सीमा के अंतर व सुघट्यता सूचकांक के अनुपात को क्या, लिक्विडिटी इंडेक्स हम बोल देते हैं। ठीक है, ये हुआ। अब नेक्स्ट कंसिस्टेंसी इंडेक्स क्या होता है, सुघट्यता मतलब सॉरी सघनता सूचकांक, कंसिस्टेंसी लिमिट, सॉरी इंडेक्स, कंसिस्टेंसी इंडेक्स, कंसिस्टेंसी इंडेक्स जिसको हम IC से प्रदर्शित करते हैं। IC ये क्या होता है, ये द्रव सीमा तथा प्राकृतिक जलांश के अंतर तथा जो सुघट्यता सूचकांक है, ये थोड़ा सा अंतर इसमें कंसिस्टेंसी इंडेक्स होता है, ये WL - W अपॉन में IP होता है। दोनों में, इसमें और इसमें बस इतना ही अंतर होता है कि ये प्राकृतिक जलांश तथा सुघट्यता सीमा के अंतर तथा प्लास्टिसिटी इंडेक्स के अनुपात को कहते हैं, और ये लिक्विड लिमिट तथा जो नेचुरल वाटर कंटेंट के अंतर व प्लास्टिसिटी इंडेक्स के अनुपात को कंसिस्टेंसी इंडेक्स कहते हैं। ठीक, ये कुछ इंडेक्स थी, इंडेक्स प्रॉपर्टीज थी। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज समझ में आया होगा, कुछ इंडेक्स थे। अब नेक्स्ट जो आगे हमको पढ़ना है वो पढ़ना है कि अटरबर्ग की जो सीमाएं होती है। ठीक है, एक मिनट। अटरबर्ग की जो सीमाएं होती हैं, कौन कौन सी सीमाएं, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट और श्रिंकेज लिमिट।
कैसे हम ज्ञात करते हैं, कैसे निकालेंगे? कोई आपको सॉइल सैंपल दे दिया गया, बोल दिया गया कि आप इसकी लिक्विड लिमिट बताइए, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब ये चीज़ हमको आगे पढ़ना, मतलब टेस्ट हैं, कुछ टेस्ट हैं इसके लिए। लिक्विड लिमिट के लिए कैसे ग्रांडे टेस्ट है, फिर प्लास्टिक लिमिट के लिए टेस्ट है, और श्रिंकेज लिमिट के लिए भी टेस्ट है। इनको कैसे हम निकालते हैं उसके बारे में अब हम बात करेंगे, ठीक है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं आज के लेक्चर में। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस आप सभी को टाइम पर मिल जाए। नोटिफिकेशन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि जब वीडियो हम अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, जिससे आप टाइम पर वीडियो को देखकर अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं, अपने सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हम बताएं आज, जो ये जो सॉइल पूरा बुक है यहाँ पे, ये आपका बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं अगर आप जेई की तैयारी करते हैं, ठीक है, डिप्लोमा बाद। तो इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़ते रहिए। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।